हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड चैप्टर चल रहा था क्लास 12th का, इसका पार्ट 3 आज हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था मादा जनन अंग, यानी मादा जनन अंग की संरचना हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने प्राथमिक लैंगिक अंग पढ़े थे और द्वितीयक लैंगिक अंग पढ़े थे। तो चलिए अब हम उसके बाद अपने टॉपिक पर आते हैं कि युग्मनज का निर्माण यानी युग्मक जनन किस प्रकार से होता है। तो मैंने आपको 3 घटनाएं बताई थी, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्चात घटना। निषेचन पूर्व में 2 घटनाएं थी, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। तो चलिए आज हम देखेंगे युग्मक जनन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन यानी युग्मकों के निर्माण होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। यानी जिस शब्द के पीछे जनन लग जाए, इसका मतलब वो जो आगे वाला शब्द है वही बन रहा है। जैसे हमने पहले पढ़ा था गुरु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, तो लघु बीजाणुओं का बनना, गुरु बीजाणुओं का बनना, युग्मक जनन तो युग्मकों का बनना। तो ऐसी प्रक्रिया इसमें युग्मकों का निर्माण हो, उसको हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। तो ये कब होता है, नर और मादा में, नर होते हैं या मादा होते हैं दोनों में ही ये किशोरावस्था के बाद शुरू होता है, यानी कि 13 से 14 वर्ष के बाद ये प्रारंभ होता है। युग्मक जनन का जो निर्माण है 13 से लेके 14 वर्ष के बाद से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, तो चलिए युग्मक जनन जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। शुक्राणु जनन व अंडाणु जनन या अंड जनन भी कह सकते हो। ठीक है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे पहले। तो मैंने आपको बताया था कि प्रथम प्राथमिक लैंगिक अंग वो होता है जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है। मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग था अंडाणु, अंडाशय, और नर में जो था वो था वृषण। तो यानी वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण को क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्राणु जनन कहते हैं, और अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण को अंडाणु जनन कहते हैं। दोनों बात समझ में आई। यानी शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन क्या होते हैं, ये होता है नर में और ये होता है मादा में। ठीक है, अब ये कहाँ पे होते हैं, वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण को, यानी वृषण में जो युग्मक बनते हैं उनके निर्माण को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं, और अंडाशय में अंड के निर्माण को हम अंडाणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शुक्राणु जनन, यानी शुक्राणु कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आप पीछे चलिए। पीछे मैंने आपको जब पढ़ाया था वृषण में, यानी कि जब हम वृषण पढ़े थे, द्वितीयक लैंगिक अंग पढ़ा था, प्राथमिक लैंगिक अंग पढ़ा था नर में, अभी हम नर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो द्वितीयक लैंगिक अंग में मैंने आपको सहायक नलिकाएं बताई थी और सहायक ग्रंथियां बताई थी। ठीक है, उसके बाद जब हमने वृषण का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था कुछ इस तरीके से था, तो इसमें मैंने ये कुछ कंपार्टमेंट बनाए थे जिनको हम पिंडक कह रहे थे। तो इसमें क्या थी, ये शुक्रजन नलिका। ठीक है,
अब जब शुक्रजन नलिका को काट देते हैं तो इस तरीके से दिखता है। तो इसमें दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, एक को कहते हैं शुक्रजन कोशिका और दूसरे को कहते हैं सर्टोली कोशिका। ठीक है, हम इनकी बात करेंगे। शुक्रजन जो कोशिका होती है, यहाँ पे सर्टोली कोशिका का कोई इतना रोल नहीं है, शुक्रजन कोशिका की बात करते हैं। तो शुक्रजन कोशिका के अंदर क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। मैंने लिखाया था कि शुक्रजन कोशिका का कार्य क्या होता है, युग्मकों का निर्माण करना। सर्टोली कोशिका का कार्य क्या होता है, युग्मकों को पोषण प्रदान करना। ठीक है, और अंतराली कोशिका का काम क्या होता है, जो युग्मक बनते हैं यानी अंतराली कोशिका में जो युग्मक बने यानी नर को हार्मोन्स देना, यानी हार्मोन देना, टेस्टोस्टेरोन और अदर हार्मोन्स मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो शुक्रजन कोशिका में ही युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, इस कोशिका के अंदर होता है युग्मकों का निर्माण। अब वो किस तरीके से होता है वो देखेंगे। यानी जो शुक्रजन कोशिका होती है ये होती है 2n। कैसी होती है, मैं शुक्रजन कोशिका होती है 2n। कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। ये क्या हो गई, शुक्रजन कोशिका। ठीक है, अब इसमें कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। आपको मैंने बताया था समसूत्री विभाजन में जो सेल, जो कोशिका जैसी है वैसी ही सेम टू सेम कोशिका बनेगी। तो यहाँ पे क्या बनेगी, 2n ही बनेगी, डिप्लॉइड ही बनेगी। ठीक है, एक यहाँ बनेगी और एक यहाँ बनेगी। अब इसका क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। इसको फर्स्ट कहेंगे। कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, जिसमें से डिप्लॉइड बनेंगे। अर्धसूत्री में क्या होता है, जो युग्मक होते हैं वो आधे आधे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे एक n हो जाएगा और यहाँ पे दूसरा n हो जाएगा। फिर इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। तो इससे कितने बनेंगे, 1 से 2 बनेंगे और ऐसे ही इससे भी 2 बनेंगे हैप्लॉइड से। ठीक है, यानी एक जो 2n था, जो डिप्लॉइड सेल थी, उसने समसूत्री विभाजन से डिप्लॉइड ही बनाया। फिर उनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, वो डिवाइड हो गए हैप्लॉइड में। तो आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए। जैसे यहाँ पे ये 46 थे तो यहाँ भी 46 बने और यहाँ पे कितने बने, 23 और 23। ठीक है, इस तरीके से फिर ये डिवाइड हुई तो इस तरीके से यहाँ पे बने। अब इनको क्या कहेंगे, ठीक है, ये हो गई हमारी शुक्रजन कोशिका। अब यहाँ पे जो 2n बना ये होगी प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। ठीक है, इसके बाद ये बना, इसको क्या कहेंगे, ये प्राथमिक हो गई तो ये द्वितीयक हो गई। द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो बने इनको कहेंगे शुक्राणु प्रसूव। हिंदी में शुक्राणु प्रसूव और इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मेटेड्स। ठीक है, अब इनसे जो बनेंगे वो बनेंगे युग्मक। ठीक है, इनसे बने युग्मक, इनको कहेंगे शुक्राणु या नर युग्मक। आगे बात समझ में।
एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। शुक्रजन कोशिका, ठीक है, शुक्रजन कोशिका के अंदर 2n हैप्लॉइड डिप्लॉइड हार्मोन्स होंगे, डिप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे, सॉरी क्रोमोसोम होंगे, उसका समसूत्री विभाजन होगा तो सेम डिप्लॉइड ही क्रोमोसोम बनेगा, यानी वैसे ही गुणसूत्र बनेंगे। इसके बाद फिर अर्धसूत्री विभाजन में दोनों युग्मक जो है आधे आधे डिवाइड हो जाते हैं, 23 और 23, यानी कि दोनों हैप्लॉइड हो जाते हैं। फिर सेकेंडरी विभाजन में आके क्या होता है, फिर वो एक नई कोशिका बनाते हैं, यानी पहले कितनी थी 2n से कितनी बनी 2 बनी, 2 से कितनी बनी 4 बनी। अब ये 4 जो है चारों एक एक क्या बनाएंगे, एक एक शुक्राणु को जन्म देंगे। समझ में आ गया। इसको हम इजी वे में ना एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हमें सीक्वेंस वाइज याद करना है, सीक्वेंसली, बस ऐसे लिख दीजिए। सबसे पहली जो सेल होगी वो होगी 2n, 2n के बाद दूसरी भी क्या बनेगी 2n, फिर इसके बाद बनेगी n, एक और n, फिर इसके बाद बनेंगे 2, और इसके बाद 2, और n से क्या बनेगा एक एक गुणसूत्र। ठीक है, यहाँ पे हम इसके नाम लिख देंगे। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकंड। फर्स्ट में जो बनी ये तो शुक्रजन कोशिका है ही, फर्स्ट में जो बनी वो प्राथमिक बनी, और यहाँ पे जो बनी शुक्रजन द्वितीयक बनी, यहाँ पे स्पर्मेटिड्स बने और ये बने शुक्राणु। समझ में आ गया स्ट्रक्चर। चलिए मैंने आपको सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बताया था कि जो शुक्रजन कोशिका का निर्माण होता है, यानी जो युग्मक बनते हैं, तो वो किशोरावस्था के बाद शुरू होते हैं, यानी 13 से 14 वर्ष के बाद शुरू होते हैं। तो 13 से 14 वर्ष के बाद ही क्यों शुरू होते हैं, उससे पहले क्यों नहीं होते? क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में आया था कि ये नरयुग्मक जो होते हैं कौन सी अवस्था के बाद शुरू होते हैं, तो ये जो किशोरावस्था होती है उसके बाद शुरू होते हैं। क्यों होते हैं? गोनाइटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स होता है, GnRH, गोनाइटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, अब ये हार्मोन्स क्या करता है, ये हार्मोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये होता है हमारी जो पीयूष ग्रंथि होती है उसके अग्रभाग में। ठीक है, द फ्रंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब वहां पे प्रेजेंट होता है, तो ये वर्क करता है, ये 2 हार्मोन्स को रिलीज करता है, उस पे वर्क करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करता है, वहां पे 2 हार्मोन्स रिलीज करता है, LH और FSH। ठीक है, अब इसमें जो LH होता है इसका काम क्या होता है, जो लीडिंग सेल होती हैं, लीडिंग सेल मैंने आपको बताई थी, लीडिंग यानी अंतराली कोशिकाएं, वो क्या करती हैं, हार्मोन्स डेवलप करती हैं, हार्मोन्स बढ़ाती हैं। तो लीडिंग कोशिका में ये जाता है LH लीडिंग कोशिका के पास, लीडिंग कोशिका हार्मोन्स रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन। लीडिंग कोशिका का काम यही तो है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज करना। तो समझ में आया, यानी 13 से 14 वर्ष के बाद गोनाइटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स उत्तेजित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। ये 2 हार्मोन्स को रिलीज करता है, LH और FSH। LH जो होता है ये लीडिंग कोशिका में जाता है, और वहां जाकर ये क्या करता है, उसको वर्क देता है कि उसको क्या करना है, उसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज करना है। और जब ये हार्मोन्स रिलीज होता है तो नरयुग्मक बनने स्टार्ट होते हैं। आगे बात समझ में? ये छोटा सा टॉपिक है, ये आपके सिलेबस में कोई क्वेश्चन नहीं है इससे, लेकिन ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं, 1 वर्ड आंसर भी आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं शुक्राणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्पर्म, यानी कि उसका स्ट्रक्चर होता क्या है, उसमें कुल कितने भाग होते हैं।
ठीक है। इसको 3 भागों में बांटा जाता है। ये होता है इसका हेड, ये होता है इसका मिडिल, मिडिल पीस, और ये होता है इसका टेल। ठीक है, तीनों भाग समझ में आ गए। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हेड, मिडिल पीस और टेल। अब इनके वर्क देखते हैं, इसमें होता क्या है। इसमें बीच में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं एक्रोसोम। ये सब आपको हिंदी में लिखने तो ऐसे ही लिख लेना, एक्रोसोम। अब इसके अंदर क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ये लगभग 10 से 14 तक होती है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इनका वर्क देखते हैं, हेड, मिडिल लेयर और टेल। ये तो इसके नाम हो गए, एक्रोसोम, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस आपको पता ही है कि न्यूक्लियस क्या करता है, जो दूसरी पीढ़ी आगे आएगी उसमें डिवाइड होता है। न्यूक्लियस से ही क्या होता है, इसके अंदर डेवलपमेंट होता है, उसी की वजह से ये जीवित होता है। अब एक्रोसोम का कार्य क्या होता है? एक्रोसोम क्या करता है, ये कुछ रासायनिक पदार्थ यानी कुछ केमिकल्स को स्रावित करता है। जैसे जो मादा ओवम होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको कहते हैं जोना प्लॉप्सिडा। ये जोना प्लॉप्सिडा को क्या करता है, जो रासायनिक पदार्थ इसने स्रावित किए, उन रासायनिक पदार्थों की हेल्प से ये इस जोना प्लॉप्सिडा को तोड़ता हुआ उसके अंदर चला जाता है, यानी उसके अंदर चला जाता है। तो क्या होता है, स्पर्म का ओवम के अंदर जाने के लिए उसका एक्रोसोम जो है उसका वर्क जो है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये रासायनिक पदार्थ स्रावित कर रहा है उसी के कारण ये इसके अंदर पहुंच रहा है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है। अब इसमें टेल का क्या काम होता है? सोचो कि टेल का कोई यूज नहीं है, इसका एंड पार्ट हो गया, टेल का कोई यूज नहीं है। टेल क्या करता है, इसको मूवमेंट में सहायता देता है, क्योंकि ये क्या करता है, जैसे आप पढ़ोगे कि फ्लैजिला होता है, वही इसका टेल वर्क करता है। यानी कि जब इसको एक तरल पदार्थ मिलता है तो ये क्या करता है, उस पदार्थ में आसानी से मूव करके ऊपर जा सके। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, टेल जो होती है इसको गति देता है, टेल को मूवमेंट देता है। अब इस टेल को जो गति चलने के लिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं, यानी कि यहाँ एक्रोसोम ने तो अपना काम कर दिया, वो तो उसके अंदर चला गया, लेकिन सबसे पहला काम तो टेल का ही होता है। टेल ऐसे ऐसे होती है तभी तो ये ऊपर जाता है। तो वहां पे जाने के लिए इसको गति कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और उस गति को ऊर्जा भी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी टेल को गति करने की ऊर्जा किससे मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। समझ में आया आपको? एक्रोसोम रासायनिक पदार्थ स्रावित करता है जिसके कारण ये ओवम में जोन प्लॉप्सिडा को तोड़कर अंदर चला जाता है। न्यूक्लियस पता ही है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये जो टेल गति करती है, यानी जो टेल मूवमेंट होता है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ पे आपका नर युग्मक यानी नर जनन अंग का जो चैप्टर था, नर जनन अंग का एक टॉपिक है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मादा जनन अंग हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अंडाणु जनन। ठीक है, अंडाणु जनन कैसे होता है। इसमें सिर्फ आपका एक टॉपिक बचा है अभी, युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, तो ये हो गया युग्मक जनन यहाँ पे कंप्लीट, यानी शुक्राणु जनन कैसे बनता है। अब उनका स्थानांतरण किस तरीके से होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और मादा युग्मक यानी अंडाणु जनन किस तरीके से बनता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में
बताऊंगी। ठीक है, यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। अच्छा, यहाँ बैठे हो। चाय लियो।